मॉर्निंग, नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज ये कई दिनों से वीडियो बनने जा रहा है, स्वास्थ्य के कारण स्वास्थ्य थोड़ा सही नहीं था। चलो आज अपन बात करेंगे कक्षा 12 के 3rd चैप्टर की, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या विद्युत विभव। और वास्तव में ये विभव जो है वो भी एक विद्युत क्षेत्र का एक अभिलक्षण है या प्रॉपर्टी है। तो अपन बात करते हैं विद्युत विभव की। सीधी डायरेक्ट डेफिनेशन पढ़ते जाएंगे अपन, और फिर कुछ बातें समझ में नहीं आएंगी तो और डिस्कस करेंगे। विद्युत विभव या विभव, विद्युत विभव आपको याद होगा हमने 11th क्लास में गुरुत्वीय विभव की डेफिनेशन पढ़ी थी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की डेफिनेशन हमने 11th क्लास में पढ़ी थी। उसमें क्या था कि किसी भी एकांक द्रव्यमान को गुरुत्वीय क्षेत्र में लाने के लिए किया गया कार्य, यूनिट मास को पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है इसमें लाने के लिए जितना वर्क किया जाता था वो गुरुत्वीय विभव था। और उसके हमने वैल्यू भी निकाली थी पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर, सरफेस पर और पृथ्वी के अंदर, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू हमने 11th क्लास में डिटरमाइन की थी। वो किस किस पॉइंट पर थी? ग्रेविटेशनल पॉइंट, फील्ड के अंदर कोई पॉइंट हो वहाँ पर, सरफेस पर और इनसाइड। आज अपन जो बात करना जा रहे हैं ये भी एक प्रकार का फील्ड ही है, क्योंकि कोई भी चार्ज होता है, चाहे वो प्लस चार्ज हो चाहे वो माइनस चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, उसका भी अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। उस फील्ड में अगर आप कोई यूनिट चार्ज लेके आते हो, जिसको हम टेस्ट चार्ज कहते हैं, और सिंपल सी हमने एक डेफिनेशन उसमें पढ़ी थी कि टेस्ट चार्ज के कारण सोर्स चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यानी कि सोर्स चार्ज जो होता है, स्रोत आवेश जो होता है वो बड़ा होता है, उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है, और टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होता है। इसलिए टेस्ट चार्ज के कारण जो फोर्स लगता है, जो इफेक्ट होना चाहिए, वो हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं। वास्तव में ऐसा होता नहीं है, लेकिन मान लेते हैं। सिंपली ऐसा ही अभी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जब बात करेंगे तो इसमें अपन ये मान के चलेंगे कि जो भी यूनिट चार्ज लेके आ रहे हैं, जो भी एकांक आवेश लेके आ रहे हैं किसी भी आवेश के विद्युत क्षेत्र में, तो वहाँ तक लाने में हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि जो स्रोत आवेश होता है, मान लो ये प्लस क्यू चार्ज है, इस प्लस क्यू चार्ज का इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड है अपना, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ही कोई आवेश आएगा, जैसे ही कोई स्रोत आवेश आए चाहे टेस्ट चार्ज आए, तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। और अगर ये प्लस का है, सामने वाले प्लस का है, तो रिपल्सन लगेगा, अदरवाइज उस पर अट्रैक्शन लगेगा। सिंपल सी बात है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये रिपल्सन फोर्स लगा रहा है तो उस चार्ज को किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में हमें एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। मान लो ये चार्ज हम लेके आ रहे हैं Q0 जो इन्फिनिटी पर है। इन्फिनिटी का मतलब है जहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 हो या जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो। अनंत का मतलब कि वो बिंदु जहाँ पर विद्युत क्षेत्र 0 है, वहाँ से हम इस आवेश को लेके आ रहे हैं। और कहाँ तक लेके आ रहे हैं? ये क्षेत्र में, यानी विद्युत क्षेत्र में स्थित है ये बिंदु P, इस पर लेके आ रहे हैं। यहाँ हम चेक करना चाह रहे हैं कि पोटेंशियल कितना है। तो जैसे ये एकांक आवेश या टेस्ट चार्ज जो है, इसको हम टेस्ट चार्ज बोल सकते हैं, परीक्षण आवेश बोल सकते हैं। तो टेस्ट चार्ज को लेके आएंगे, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड में या विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो इस पर एक फोर्स लगेगा। उस फोर्स को हम कंक्लूड करें कि भाई आवेश पर कितना कार्य किया गया, किसके द्वारा? विद्युत क्षेत्र के कारण। तो वो तो होगा ऋणात्मक, क्योंकि विद्युत क्षेत्र के कारण जो लगने वाला बल होगा वो तो इधर लगेगा, और हम इसको रिप्लेस किधर कर रहे हैं? इधर Q0 को इधर लेके आ रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है? 180 का। W का फॉर्मूला क्या होता है? F.dx cos थीटा। cos 180 का मान क्या होता है? नेगेटिव। तो वर्क क्या हो जाएगा? नेगेटिव। यानी कि विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य तो ऋणात्मक होगा। और इसके अपोजिट अपन कहें कि हम इसको लेके आ रहे हैं, तो हमारे द्वारा जो फोर्स लगेगा F एक्सटर्नल, वो और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में होने के कारण बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य, यानी एक्सटर्नल फोर्स द्वारा किया गया वर्क हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स द्वारा किया गया वर्क हमेशा नेगेटिव रहेगा। तो ये थोड़ी सी बातें कुछ याद रखनी है, आगे हम डेरिवेशन में काम में लेंगे। अभी हमारा एक सिंपल सा उद्देश्य है कि विभव की डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम कैसे समझे। चलो बात करते हैं बच्चों। हम कहें कि एकांक परीक्षण आवेश को,
एकांक परीक्षण आवेश, इसकी वैल्यू यूनिट है। अगर ये बड़ा लेंगे तो स्रोत आवेश पर इफेक्ट पड़ जाता है। एकांक परीक्षण आवेश Q0 को विद्युत क्षेत्र में स्थित, अब विद्युत क्षेत्र किसके कारण हो सकता है भाई? स्रोत आवेश के कारण। ठीक है, स्रोत आवेश आप कह दो प्लस Q कह दो। एकांक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। क्लियर बात? यूनिट चार्ज को लेके आ रहे हैं तो देखो इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द वर्क done by a test charge bringing या फिर moving from infinity to a point in an electric field. ठीक है, द वर्क डन बाय ए टेस्ट चार्ज ब्रिंगिंग, या फिर इसको मूविंग कह सकते हो, एक ही बात है। फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक इन्फिनिटी से लाने में किया गया वर्क, किसको? टेस्ट चार्ज को। यानी कि टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। क्या कह सकते हैं कि मान लो कोई स्रोत आवेश है, ये सोर्स चार्ज है प्लस Q, और इससे किसी पॉइंट P पर पोटेंशियल डिटरमाइन करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पोटेंशियल डिटरमाइन करने के लिए हमें इन्फिनिटी से एक चार्ज लेके आना पड़ेगा। इन्फिनिटी का मतलब कि जहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू 0 हो या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, 0 हो। इस पॉइंट पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। यहाँ से जब इस चार्ज को लेके आते हैं तो जैसे ये चार्ज मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड में पहुँचता है, मान लो यहाँ आते इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू हो गया ए पॉइंट पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर पहुँचते ही इस पर फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। किस साइड से? अगर पॉजिटिव चार्ज ये है, वो भी पॉजिटिव है, तो रिपल्सन फोर्स लगेगा दोनों के बीच में। ठीक है, और अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। अब उस फोर्स के अपोजिट हमें भी एक फोर्स लगाना पड़ेगा, उस बल के विरुद्ध हमारे द्वारा भी एक बल लगना चाहिए, ताकि इस परीक्षण आवेश की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं हो, यानी कि ये त्वरित नहीं हो जाए। हम कांस्टेंट वेलोसिटी इसको लेके आते हैं। कई बार ऐसा होता है, स्प्रिंग जैसे अपने खींच ली और उस स्प्रिंग को अगर छोड़ दें तो वो बहुत स्पीड से वापस जाके टकराती है। अगर उसी स्प्रिंग को हम पकड़ते हुए धीरे धीरे ले जाके वापस रखें तो इसका मतलब हमारे द्वारा कुछ बल लग रहा था उस स्प्रिंग पर, तभी वो स्प्रिंग फ्री रूप से उधर नहीं जा पाई। सेम ऐसी बात इस चार्ज की। आप इस चार्ज को या इस प्लेट को आप किसी प्रकार से फोर्स दो ताकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से इस पॉइंट तक पहुंच पाए। यानी कि जब आपने इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट कर दी तो ऐसी स्थिति के अंदर, ऐसे पोजीशन में चार्ज पर आपने कुछ फोर्स लगाया है और वो फोर्स एक वर्क जनरेट करेगा या एक वर्क के रूप में इंड्यूस होगा। उस वर्क का मान है वो पोटेंशियल कहलाएगा। यानी आपके द्वारा अगर वर्क किया जा रहा है
तो वो पॉजिटिव, क्योंकि आपने जो फोर्स लगाया वो भी इस डायरेक्शन में है और इसका डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है। दोनों का डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक ही डायरेक्शन में होने से वर्क पॉजिटिव। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स की बात करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है वो इधर लगेगा बच्चों, Fe, और F एक्सटर्नल किधर लगेगा, दोनों में डिफरेंस है। यानी ये चार्ज तो प्रतिकर्षण बल इधर लगा रहा है, वापस भेजने का प्रयास कर रहा है, लेकिन हम इसको इधर लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट और एक्सटर्नल फोर्स दोनों की डायरेक्शन एक साइड में होने से थीटा का मान 0 हो, तो W इक्वल होता है F.dx या F.dx cos थीटा। जब थीटा का मान 0 हो तो वर्क पॉजिटिव, और जब थीटा का मान 180 डिग्री हो यानी अपोजिट डायरेक्शन में हो डिस्प्लेसमेंट के, तो वर्क होता है नेगेटिव। तो दो प्रकार के वर्क है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण और एक है एक्सटर्नल फोर्स के कारण। चलो अपन पढ़ते हैं बच्चों, ये लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि स्रोत आवेश सोर्स चार्ज प्लस Q यदि स्रोत आवेश प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु, परिभाषा तो इतनी हो गई है, बस इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। विद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 को लाया जाए तो विभव V बराबर होगा W एक्सटर्नल बटा Q0। ये तो होगा धनात्मक। ये जो W है, W एक्सटर्नल, ये है बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य। और इसी में अगर अपन लिखें WE तो ये आ जाएगा नेगेटिव। किसके कारण? विद्युत बल द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, दोनों बात समझ में आ गई। नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। इंग्लिश मीडियम में लिख सकते हो, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सोर्स चार्ज प्लस Q, if in electric field due to source charge plus Q, a test charge placed at point P, then potential V is equal to W external upon Q 0, where W external is equal to the work done by external force, नीचे लिखिए, if W work done by electric force, then potential V is equal to WE upon Q0। तो अब अपना टॉपिक क्या है? अगला है विद्युत विभवांतर, या हम कह सकते हैं विभवांतर। पोटेंशियल डिफरेंस हमारा टॉपिक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस। विभवांतर का मतलब हो गया विभव का अंतर, यानी दो पॉइंट पर पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है वो कहलाता है विभवांतर।
तो क्षेत्र में स्थित, अब की बार सिंपल सी डेफिनेशन है, क्षेत्र में स्थित किसी एक एकांक, क्षेत्र में स्थित किसी एकांक आवेश को, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। उसमें तो क्या था, इन्फिनिटी से अपन इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट लेके आ रहे थे। अब की बार क्या है, फील्ड में ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाओ, यानी कि अगर आप फील्ड की बात करोगे तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल तो होगा। तो क्षेत्र में स्थित किसी एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में या लाने में किया गया कार्य, ठीक है, लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है, यदि Q0 परीक्षण आवेश को, क्षेत्र मतलब विद्युत क्षेत्र, क्षेत्र में बिंदु A से B तक लाने में किया गया कार्य, अब याद रखना A बिंदु पर विभव जो है वो VA होगा और B बिंदु पर होगा VB। ये जब मान लो आवेश है और इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र फैला हुआ है, तो ये B बिंदु है, ये A बिंदु है, इस पर विभव है VA और इस पर विभव है VB। यहाँ से स्टेट चार्ज को B बिंदु तक लाया गया है, ठीक है। तो क्या वैल्यू आ जाएगी बच्चों, क्या वैल्यू आ जाएगी, देखो ये विभव ज़्यादा होगा, आवेश के पास में विद्युत क्षेत्र की क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो विभव ज़्यादा होगा, और दूर है तो विभव की वैल्यू थोड़ी कम होगी। तो अपने पास सिंपल सा उत्तर हो जाएगा VB माइनस VA इज इक्वल टू W एक्सटर्नल अपॉन Q0, ये तो होगा धनात्मक बच्चों, ठीक है, और VB माइनस VA इज इक्वल टू ये होगा बच्चों नेगेटिव। दोनों एक साथ लिखता जा रहा हूँ मैं, ठीक है। आप इन दोनों में से किसी एक को लेके आप डिफाइन पूर्ण रूप से कर सकते हो, ये आपको पता है, ये एक्सटर्नल है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण है, ख़त्म बात। ये आप पैर में लिखना है, ये याद रखें, ये छोटा सा ई क्यों लिख रहे हैं, इसको अब एक साथ लिखना चाहें तो VB माइनस VA इज इक्वल टू W अपॉन Q0, नेगेटिव लिख सकते हो बच्चों। इसको आपने क्या कर दिया, WE को W लिख दिया, एक्सटर्नल को भी आप लिख सकते हो W, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, विभव और विभवांतर की बात हो गई है। इंग्लिश मीडियम वाले लिखे द वर्क डन बाय ए टेस्ट चार्ज bringing from a point to another point in a field, ठीक है। फील्ड में स्थित एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक
टेस्ट चार्ज को लाने में किया गया कार्य है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। कुछ कंसीशन लिखते हैं। अब आप लिख सकते हो ये बात, अनंत पर विभव क्या होता है बच्चों? विभव v क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, इसका मतलब अगर a पॉइंट, यदि a बिंदु अनंत पर होता, एट इन्फिनिटी v is equal to 0, if a is at infinity then पोटेंशियल डिफरेंस क्या है भाई? वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू 0। नेगेटिव कह सकते हो आप इसको, और एक्सटर्नल के कारण कहो तो क्या कहोगे? पॉजिटिव। तो इसका मान तो क्या है? 0, क्योंकि अगर ये इन्फिनिटी पर होता तो वी बी इज इक्वल टू क्या हो जाता? डब्ल्यू अपॉन क्यू 0। ठीक है, ये एक प्रकार से पोटेंशियल डिफरेंस है इन्फिनिटी और फील्ड में स्थित किसी पॉइंट पर। आपको पता है इन्फिनिटी और फील्ड में स्थित किसी पॉइंट के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो केवल पोटेंशियल कहलाता है, जिसकी अपनी डेफिनेशन पड़ी है। चलो आगे बढ़ते हैं, लिख देना ये सारे। नाउ विभव या फिर विभवांतर की बात। अब विभवांतर का मतलब भी समझ गए होंगे कि दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस जहाँ पर पोटेंशियल हो, जैसे ए पॉइंट पर पोटेंशियल वी ए और बी पॉइंट पर वी बी, तो दोनों का डिफरेंस कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। विभव या विभवांतर एक अदिश राशि है, एक अदिश राशि है इसका मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। याद रखना, इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट। विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। या दूसरा भी मात्रक कह सकते हो, जूल प्रति कूलाम भी होता है। जूल प्रति कूलाम। क्यों भाई? क्योंकि V इज इक्वल टू होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू 0, और डब्ल्यू का मान किस में होता है? जूल में, और इसका किस में होता है? कूलाम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विभव में विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र से विभव, अगला टॉपिक। एक प्रकार का ये रिलेशन जैसा ही है। विभव से विद्युत क्षेत्र, विभव से विद्युत क्षेत्र, विभव से विद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड बाय पोटेंशियल। सिंपल सी बात, यदि विद्युत क्षेत्र ई द्वारा परीक्षण आवेश Q0 को dl विस्थापन होने पर किया गया कार्य dw बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट dl है। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों? फोर्स का मान Q0e dl।
तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dw, तो इंटीग्रेशन ऑफ F.dl। याद रखो ये dl क्या है, डिस्प्लेसमेंट है एक प्रकार से, ठीक है। तो w बराबर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ Q0 E.dl, ठीक है। अब अगर कहें एक्सटर्नल है, ये वर्क कौन सा है, एक्सटर्नल वर्क है, तो ये पॉजिटिव आएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हो रहा है तो आएगा नेगेटिव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच इम्प्लाइज W इज इक्वल टू, हमारे पास वैल्यू आ गई Q0 इंटीग्रेशन E.dl। ये वैल्यू जो है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लेते हैं तो आती है नेगेटिव, और एक्सटर्नल के कारण आती है तो पॉजिटिव। सिंस विभव V का जो मान होता है -W/Q0 होता है, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, -Q0/Q0। देखो माइनस चिन्ह यहाँ लो वापस, W को नेगेटिव करो, Q0 का भाग दो, इंटीग्रेशन E.dl, तो V इक्वल टू आ गया माइनस इंटीग्रेशन E.dl। एक प्रकार से ये बच्चों रिलेशन भी है, आगे अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन, तो उसमें अपन लोग इंटीग्रेशन के रूप में भी लिखेंगे, और विदाउट इंटीग्रेशन जैसे यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ dv हो जाएगा, और dv में dl का भाग लगता है E इक्वल टू -dv/dl, वो रिलेशन हो जाएगा। यानी कि पोटेंशियल की ग्रेडियंट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होती है। द वर्क डन, इंग्लिश में डाल लिखिए, द वर्क डन ऑन टेस्ट चार्ज Q0 by electric field E, the work done on test charge Q0 by electric field E in displacement dl, then ये आगे उतार दो पूरा, ये पूरा का पूरा कंप्लीट कर दो। नेक्स्ट अगली बात करते हैं अपन। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, ठीक है। लेट ए सोर्स चार्ज प्लस Q प्लेस्ड ऑन पॉइंट, यहाँ क्या लिख सकते हो, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। लेट ए सोर्स चार्ज प्लस Q placed on point O and a test charge Q0 bringing from infinity to point P, which is in electric field, then potential
पोटेंशियल V इज इक्वल टू होगा माइनस इंटीग्रेशन E डॉट डी आर, E डॉट डी आर। हिंदी मीडियम में लिखिए, माना एक स्रोत आवेश प्लस Q बिंदु O पर स्थित है। माना एक स्रोत आवेश प्लस Q बिंदु O पर स्थित है और एक परीक्षण आवेश Q0 जो अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु P तक लाया जाता है। एक परीक्षण आवेश Q0 जो अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु P तक लाया जाता है, तब विभव V बराबर माइनस E डॉट डी आर। आप ये डायग्राम भी बना सकते हो अच्छे से। इधर ये प्लस Q आवेश बता देना, ये P पॉइंट बता देना जो R डिस्टेंस पर है, O पॉइंट पर स्थित है। ये O पॉइंट पर स्थित है प्लस Q चार्ज, और R पॉइंट पर ये P पॉइंट, R डिस्टेंस पर P पॉइंट है। यहाँ पर आपको चार्ज लेके आना है इन्फिनिटी से। कौन से चार्ज को? Q प्लस Q को। यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का भी मान आपको पता होना चाहिए। अब जो dl लेंथ थी ना, उसको हमने dr में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि अपन डिस्टेंस अगर r ले रहे हैं तो उसका जो स्मॉल एलिमेंट होगा उसको अपन dr कह देंगे। क्या वैल्यू आएगी बच्चों? सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है E इज इक्वल टू, वो तो होगा KQ अपॉन R स्क्वायर। क्या होगा? KQ अपॉन R स्क्वायर। तो V इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों? माइनस इंटीग्रेशन KQ अपॉन R स्क्वायर डी आर। और कहाँ से कहाँ तक लेके आ रहे हैं हम? इन्फिनिटी से R पॉइंट तक लेके आ रहे हैं। इंटीग्रेशन में क्या होगा? इन्फिनिटी से R पॉइंट तक। ये इंटीग्रेशन की लिमिट लगेगी। हम चार्ज को कहाँ से लेके आ रहे हैं? इन्फिनिटी से इस R पॉइंट तक। यानी O से जो डिस्टेंस पहले थी वो इन्फिनिटी थी, इन्फिनिटी से चार्ज को शुरू किया और कहाँ तक लेके आए? O से R डिस्टेंस तक। ठीक है, अब करो आगे इसको हल। माइनस KQ पढ़ाई है, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू R 1 अपॉन R स्क्वायर डी आर। इंटीग्रेशन करो बच्चों। 1 अपॉन R स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस 1 अपॉन R। याद है क्या? 11th क्लास में खूब सारे किए थे अपन ने इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस 1 अपॉन एक्स। तो 1 अपॉन R स्क्वायर का क्या हो गया? V इज इक्वल टू आ गया KQ, माइनस का चल ही रहा है, या क्या? माइनस 1 अपॉन R इन्फिनिटी टू R। ये माइनस इन बाहर आके इसको क्या कर देगा? प्लस। तो KQ, एक बार R की जगह R रखो, माइनस एक बार अनंत रखो, इन्फिनिटी रखो एक बार। 1 अपॉन इन्फिनिटी होता है 0। तो V इज इक्वल टू उत्तर क्या आ गया? KQ अपॉन R। दैट्स ऑल। कोई डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं होती इसमें। क्यों नहीं होती? क्योंकि विभव एक अदिश राशि है। तो बिंदु आवेश के कारण विभव का मान ज्ञात किया हम सब ने। आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब V है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन R है। याद रखो बच्चों, विद्युत क्षेत्र तो क्या आया था? 1 अपॉन R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब पॉइंट चार्ज यानी एक बिंदु आवेश के कारण हमने विद्युत क्षेत्र की बात की थी, तो वो तो आया था 1 अपॉन R स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, और ये आ रहा है 1 अपॉन R के। ग्राफ कैसा आ जाएगा बच्चों? 1 अपॉन R और V के बीच ग्राफ खींचेंगे तो कैसा आएगा? स्ट्राइट लाइन आएगा। कैसा आएगा? स्ट्राइट लाइन आएगा। और 1 अपॉन R के साथ आएगा, वो R के साथ आएगा, तब क्या आएगा? R और V के बीच ग्राफ खींचोगे तो ये ग्राफ ऐसा आएगा। अब कह दो सर कि 1 अपॉन R स्क्वायर का भी तो ग्राफ ऐसा ही आया था, थोड़ा स्लोप का चेंज होता है, बाकी स्लैब ऐसी ही रहती है। उसका जो आकृति जो होती है ग्राफ की वो इसी प्रकार आती है कि R अगर बढ़ता है तो V घटेगा,
और अगर V घटेगा तो R बढ़ेगा। बहुआवेशों के कारण विभव या फिर आवेशों के निकाय के कारण विभव। पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। यदि किसी निकाय में Q1 Q2 Q3 Qn आवेश हो और P बिंदु से उनके स्थिति सदिश या दूरियां जो है वो R1, स्थिति सदिश भी कह सकते हो या दूरियां भी कह सकते हो, दूरी R1 R2 Rn हो, तब विभव V बराबर होगा V1 प्लस V2 Vn। यानी प्रत्येक चार्ज के कारण पोटेंशियल, सभी चार्जों के कारण पोटेंशियल का योग कर दो भाई। इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिख सकते हैं, इफ इन ए सिस्टम देयर आर Q1 Q2 Q3 Qn charges have their position R1 R2 R3 Rn from point P, then total potential at point P is V is equal to V1 plus V2 plus V3 plus so on Vn। ठीक है, छाप दो। आगे बढ़ते हैं। Q1 आवेश के कारण विभव। Q1 आवेश के कारण विभव, तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, KQ1 बट्टा R1। Q2 आवेश के कारण विभव V2 बराबर KQ2 बट्टा R2। तो विच इम्प्लाइज डैश डैश कहते जाओ, Qn आवेश के कारण विभव Vn बराबर KQn बट्टा Rn। तब देन अंग्रेजी में लिख सकते हैं पोटेंशियल ड्यू टू Q1 चार्ज समथिंग आ जाएगा
ड्यू टू Q2 चार्ज, ड्यू टू Qn चार्ज, तब कुल विभव V बराबर KQ1/R1 प्लस KQ2/R2 प्लस KQ3/R3 प्लस सो ऑन KQN/Rn। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। V इज इक्वल टू समेशन ऑफ K को बाहर निकाल दो, कांस्टेंट जो है I का मान 1 से लेकर N तक QI/RI, ये इसका टोटल विभव हो गया बच्चों। किसी सिस्टम के कारण टोटल जो पोटेंशियल है वो इतना हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे का अपना टॉपिक है द्विध्रुव के कारण विभव। किसके कारण? द्विध्रुव के कारण विभव। पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल या इलेक्ट्रिक डाइपोल, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल या इलेक्ट्रिक डाइपोल। तुम जब लिखो तो हो सकता है स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो, तो पॉज कर लिया करो वीडियो को और लिख लिया करो, और जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनते जाओ बच्चों धीरे धीरे। अब अपन लोग पढ़ने जा रहे हैं पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बच्चों, विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। इसमें बच्चों हम लोग है ना अक्ष और निरक्ष की बात नहीं करें। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जो निरक्ष की बात करते हैं ना, अक्ष पर तो कुछ वैल्यू आ जाएगी उसकी। जैसे मैं एक निरक्ष की बात करूं, अक्ष का मतलब तो अक्षियल पॉइंट पर P मान लें, निरक्षियल मतलब परपेंडिकुलर या नॉर्मल डायरेक्शन में P मान लें। तो यहाँ मान लो प्लस Q और यहाँ क्या है माइनस Q। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है बच्चों, जितना फोर्स अट्रैक्शन लगता है उतना ही रिपल्सन लगता है। तो रिजल्टेंट फोर्स 0 लगेगा। जब रिजल्टेंट फोर्स 0 है तो रिजल्टेंट वर्क 0 होगा, और वर्क 0 होने से V का मान भी 0 रहता है। इसलिए इक्वेटोरियल पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू 0 रहती है। किसी भी डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पर वैल्यू क्या रहती है? 0 रहती है। इसका मतलब यहाँ पर मैक्सिमम, यहाँ वेग क्या रहता है? मैक्सिमम रहता है। पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहती है? मैक्सिमम। एक्सियल पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू मैक्सिमम और कोएक्सियल पॉइंट पर 0। तो अब हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ से पॉइंट ये जो P जो है वो अगर एंगल थीटा बनाए तो ये डिपेंड करता है थीटा पर, क्योंकि ये रिप्रेजेंट आएगा कोस थीटा के रूप में। तो कोस 90 होते ही तो 0 हो जाएगा पोटेंशियल, और अदरवाइज थीटा की वैल्यू जैसे जैसे कम होती जाएगी वैसे वैसे पोटेंशियल की वैल्यू का मान बढ़ता जाएगा, और 0 पर पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो हमारे पास एक पॉइंट ऐसा बन गया है। देखो मैं अगला पॉइंट जो बनाने जा रहा हूँ वो है द्विध्रुव के कारण आर थीटा बिंदु पर विभव। ये देखो आर थीटा का मतलब आर दूरी पर, और पॉइंट P जो है क्या बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। उस स्थिति में, अब उस स्थिति में R के मान है वो R1 और R2 दो भागों में टूट जाएगा। चलो दोनों पॉइंट लिख लिया आपने, एक साथ ही लिख सकते हो आप। द्विध्रुव के कारण विभव, सिंपल सी बात, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। माना
माना द्विध्रुव AB है, ठीक है, के अक्ष से थीटा कोण व r दूरी पर बिंदु P स्थित है, जहाँ विभव ज्ञात करना है। चित्रानुसार let we want to determine electric potential at point P which is align angle theta with axial या axis far from O with distance r लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। डायग्राम बनाते हैं अभी। ये एक डाइपोल है बच्चों, ठीक है। ये इसका ओरिजिन पॉइंट है O, और यहाँ से R दूरी पर P पॉइंट रखा हुआ है। R दूरी पर P पॉइंट रखा हुआ है, ठीक है। आपको ये पता है डाइपोल के बीच का जो सेपरेशन होता है वो होता है 2a। कितना होता है? 2a होता है। तो O से इधर का A और इधर का A, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमने कह दिया ये A पॉइंट है जिस पर प्लस Q चार्ज है, ये B पॉइंट है जिस पर माइनस Q चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, कोई R1 से बता दो और एक बता दो R2 से, एक बता दो R1 से और एक बता दो R2 से। कह दो ये R1 बता दो, ये R2 बता दो और ये बता दो R1, ठीक है। एक पता रहना चाहिए कि R2 जो है डायग्राम से पता चल रहा है कि R से ज़्यादा है और R1 जो है वो R से कम है। तो क्या करेंगे, यहाँ से नॉर्म डालेंगे, लंब डालेंगे, ठीक है। लंब डालेंगे, लंब डालते ये जो O पॉइंट से मान लो M पॉइंट पर इसने नॉर्म डाला, तो जो M से P तक का सेपरेशन है वो R के बराबर है। तो ज़्यादा कितना हो गया, R2 का मान हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, R2 बराबर R प्लस BM। ये BM अगर इस R में जोड़ दें तो R2 के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली सिंपल ऐसे कैसे ही हम अगर इसको आगे बढ़ाएं और इससे नॉर्म डालें जो N पॉइंट पर क्रॉस कर रहा है, किस पॉइंट पर क्रॉस कर रहा है, N पॉइंट पर क्रॉस कर रहा है। ये A स्थायी डिस्टेंस पहले, तो A से N का जो सेपरेशन अगर R1 में जोड़ दें तो R के बराबर हो जाएगा, या R1 बराबर होगा R माइनस AN। याद रखना बच्चों, BM और AN दोनों बराबर है। फिर सुनो, डाइपोल हमारे पास है प्लस Q और माइनस Q,
ठीक। ये एंगल थीटा बनाते हुए कोई हमने आर दूरी पर रखा है। कितना एंगल बनाते हुए? थीटा एंगल बनाते हुए आर डिस्टेंस पर पी पॉइंट है। यहाँ पर हमें पोटेंशियल डिटरमाइन करना है। पोटेंशियल डिटरमाइन करने का मतलब होता है इन्फिनिटी से आप पॉइंट को लेके आओ और इस डायरेक्शन में आए कि वो इसके अलाइन के साथ थीटा एंगल बनाए और किस दूरी पर आके रुके? पी पॉइंट पर आके रुके। ठीक है, एज शोन इन फिगर। चित्र में पोटेंशियल सिंपल सा है बच्चों। एक बात नोट डाल के पहले वाले में लिखनी है, जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसमें, कि नेगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल नेगेटिव होगा, पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। ये बात याद रखें, क्योंकि हमने एक सूत्र लिखा था ना, V = KQ/R। तो ये पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल था। अगर ये -Q चार्ज होता तो पोटेंशियल भी नेगेटिव आ जाता। ये याद रखें। उसमें पहले वाले टॉपिक में लिख लो, बिंदु आवेश के कारण विभव जो ज्ञात किया था उसमें एक लाइन लिख लेना, पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज नेगेटिव एंड पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज पॉजिटिव। ऋणात्मक आवेश के कारण विभव का मान ऋणात्मक होगा और धनात्मक आवेश के कारण विभव का मान धनात्मक होगा। ये बात अब चलो आगे चढ़ते हैं। सिंपल सा ए बिंदु पर स्थित +Q आवेश के कारण विभव V1 = KQ/R1, समीकरण नंबर 1। अब बी बिंदु पर स्थित -Q आवेश के कारण विभव V2 = KQ/R। समझ में आ रही बात? ये R2 हो जाएगा आपकी बात। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? R2, तो R2 का भाग लगेगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? R1, तो R1 का भाग लगेगा। कुल विभव V होता है V1 + V2। V V1 + V2। V1 का मान क्या है? KQ/R1 और प्लस की जगह माइनस आ जाएगा अब की बार, KQ/R2। ठीक है, इसको आप उल्टा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। -Q आप इधर मानोगे, +Q इधर ही आ जाएगा, तो उससे आप R1 इधर, R2 ऐसे किसी साइड में मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो बड़ा है वो बड़ा है, बस जिसकी वैल्यू ज़्यादा है वो ज़्यादा है। ढंग से देखें तो R2 ज़्यादा है, तो ज़्यादा की वैल्यू इसमें रखेंगे तो वैल्यू कम आएगी, और ये वैल्यू छोटी है R1, तो ये वैल्यू ज़्यादा आएगी। वैसे भी कह सकते हो। ये तो हमारे पास आ गया उत्तर, KQ 1/R1 - 1/R2। समीकरण नंबर इसको 3 दे दो। सुनो बच्चों, चूँकि R1 जो है ना वो है R - AN और R2 जो है वो है R + ON। ठीक है, ये डिस्टेंस अगर इस R1 में जोड़ते हैं तो R के बराबर हो जाएगा। ये डिस्टेंस अगर R2 में से घटाते हैं तो R के बराबर आ जाएगा, या R में अगर ये डिस्टेंस जोड़ते हैं तो R2 के बराबर हो जाएगा। सिंपल बात। चित्र से हम AN और BM के मान ज्ञात कर लेंगे। अब याद रखें, जो BM की वैल्यू जो है वही AN की वैल्यू है। एक मिनट OM क्यों लेंगे बच्चों? ये वैल्यू जोड़ेंगे ना BM। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चित्र से
ए एन व बी एम के मान ज्ञात करने पर द वैल्यू डिटरमाइंड बाय फिगर, क्या वैल्यू आएगी? देखो एक बच्चों याद रखो बात, ये काम, ये देखो यहाँ से ये नॉर्म डाल रहे हैं, यानी ये परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या हो गया? बेस। ये क्या है? बेस। और ये क्या हो गया? हाइपोटेनियस। ऐसे ही यहाँ से ये परपेंडिकुलर, ये इसका हाइपोटेनियस, और ये क्या हो गया? बेस। तो सिंस कोस थीटा इज इक्वल टू होता है आधार बट्टा कर्ण। क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण। किसी भी चित्र से आधार, जैसे ए एन कह दो, ए एन बट्टा कर्ण क्या है? ओ ए, या फिर बी एम बट्टा ओ बी, एक ही बात है। तो विच इम्प्लाइज चाहे ए एन हो चाहे बी एम हो, दोनों के मान बराबर ही है। किसके बराबर आएगा? ओ ए कोस थीटा के। ओ ए या फिर ओ बी दोनों एक ही बराबर, एक ही बात है। इसका मान क्या आ गया बच्चों? ए कोस थीटा के बराबर आ गया, क्योंकि ओ ए से या ओ बी से जो डिस्टेंस है वो ए है। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आप यहाँ रख दो। ज़्यादा घुमाने वाली बात नहीं है। V1 और V2 के मान लिखो, कॉमन निकलने वाली कॉमन निकल गया, 1/R1 माइनस 1/R2, R1 R2 के दोनों के मान रखो। ए एन बी एन के मान ए कोस थीटा है, तो एक बार ए कोस थीटा घट जाएगा, एक बार जुड़ जाएगा। ये वैल्यू फिर कहाँ रखेंगे? यहाँ पर। देखो V इज इक्वल टू के क्यू पढ़ाई है 1/, या एक बार R1 R2 के मान रख देते हैं। R1 इज इक्वल टू आ गया R माइनस ए कोस थीटा, और R2 इज इक्वल टू आ गया R प्लस ए कोस थीटा, विच इम्प्लाइज V इज इक्वल टू के क्यू 1/R माइनस ए कोस थीटा माइनस 1/R प्लस ए कोस थीटा। तो V इज इक्वल टू के क्यू, एलसीएम क्या आ गया बच्चों? R माइनस ए कोस थीटा इंटू R प्लस ए कोस थीटा। इन दोनों का प्रोडक्ट ही आएगा यहाँ पर। एक बार इसका इसमें भाग दिया तो क्या आ जाएगा? R प्लस ए कोस थीटा। इसका इसमें भाग देंगे तो ये इतनी बार टाइम बचेगा। R माइनस ए कोस थीटा का इस नीचे वाले में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? R प्लस ए कोस थीटा बार। उसको 1 से गुणा करो और यहाँ रखो, माइनस इसका इसमें भाग दो तो कितनी बार बच जाएगा? R माइनस ए कोस थीटा बार, R माइनस ए कोस थीटा बार। इस माइनस साइन को अंदर भेजो, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो V इज इक्वल टू आ गया के क्यू, R से R कैंसिल हो रहा है बच्चों, 2a कॉस थीटा बट्टा बच गया R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है,
विच इम्प्लाइज, देखो बच्चों v इज इक्वल टू के पढ़ाई है, ये 2a अंदर भेजो, 2a cos थीटा बट्टा आर स्क्वायर कह दो। अब कह दो सर आर स्क्वायर डायरेक्ट क्यों लिखा, सिंस a इज लेस देन आर, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और वो भी कोस स्क्वायर थीटा से गुणा नियरली इक्वल टू आर स्क्वायर ही होगा बच्चों। ठीक है, याद रखें ये बात। ए स्क्वायर अपने आप में फिर छोटी क्वांटिटी आ गई, उसका भी कोस स्क्वायर थीटा से, याद रखो कोस का मान जो होता है 0 से 1 के बीच में होता है, 1 होगा तो भी ए स्क्वायर बच गया अधिकतम, और 1 से छोटा है तो ए का मान और छोटा हो जाएगा, वो अगर आर स्क्वायर में से घटेगा तो नए के बराबर वैल्यू आएगी, वो भी यानी कि आर में अनचेंज्ड वैल्यू आएगी, लगभग आर स्क्वायर के बराबर ही रहेगा। आपको मैं कह दूं कि ए जो है वो बहुत छोटा है, ए का मतलब दोनों चार्ज के बीच का जो सेपरेशन है उसका भी आधा, ये ए है, तो मान लो 0.00001 है, उसका भी आप स्क्वायर करो तो वैल्यू और छोटी आ जाएगी, मतलब 4 बार 0 है तो 4 का 8 बार 0 चला जाएगा, और उसको भी कोस स्क्वायर से गुणा करो तो फिर और वैल्यू छोटी आ जाएगी। वो छोटी वैल्यू अगर आर स्क्वायर में से घटती है जो कि मीटर में है, सेंटीमीटर में है, तो अनचेंज्ड वैल्यू रहेगी, लगभग उतना सा ही मान रहेगा। तो नियरली इक्वल टू साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि आर स्क्वायर में से अगर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर घटता है तो कोई वैल्यू में चेंज नहीं आता, इसलिए मैंने इसकी वैल्यू की जगह डायरेक्ट ये रख दिया। आगे बढ़ते हैं। ओके, उत्तर आ गया अपना 2 इज इक्वल टू, देखो ये मान होता है P का, किसका मान होता है P का, के पी कॉस थीटा बट्टा आर स्क्वायर। तो डाइपोल के कारण यानी द्विध्रुव के कारण विभव का मान जो है, पोटेंशियल का जो वैल्यू है वो आता है के पी कॉस थीटा बट्टा आर स्क्वायर, या V इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर के। ख़त्म बात। तो ये हो गया हमारा विभव का मान द्विध्रुव के कारण। विशेष स्थितियाँ लगाना चाहो नोट डाल के, नोट अगर थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो V इज इक्वल टू के पी अपॉन आर स्क्वायर। ये कौन सी स्थिति है, अक्षीय स्थिति। थीटा 0 होने का मतलब ये द्विध्रुव जो है इसके इसी दिशा में पॉइंट P हो। ठीक है, ये जो P है ना बच्चों, ये है 2AQ, जिसको हम कहते हैं डाइपोल मोमेंट। क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट। द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण। पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है। तो ये हमारा हो गया कि थीटा बराबर 0 वाली स्थिति मतलब अक्षीय स्थिति में V का मान अधिकतम होगा, और थीटा बराबर 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति में V क्या हो जाएगा बच्चों, 0। क्यों भाई, क्योंकि कोस 90 का मान 0 होता है, और 0 से जैसे गुणा होगा तो विभव का मान भी 0। ये कुछ बातें हैं हमारे पास। थीटा का मान 180 पर विभव का मान नेगेटिव हो जाता है, कोस 180 का मान -1 होता है, तो माइनस के पी अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। तो आज का लिए अपना इतना ही, आगे के टॉपिक में फिर पढ़ेंगे। तब तक के लिए